हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी जनरेटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पूरा फिनिश कर चुके हैं। 40 लेक्चर तक मैंने पूरा का पूरा डीसी जनरेटर के बारे में बताया, जिसमें डिजाइन वगैरह बहुत डिटेल में बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो अब बात करेंगे डीसी मोटर की। अब डीसी मोटर के पहले फेज में अगर जाएंगे तो लेक्चर नंबर 41, 42, 43 अभी लेक्चर कौन से हैं? जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे आप जाइए। जो मशीन है, मशीन के अंदर जो डीसी मशीन वाला फोल्डर है उसमें 3 फोल्डर दिखाई देंगे, बेसिक का, डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का। ये डीसी मोटर वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो जो पेड यूजर है उनके लिए तो ये रिवीजन बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं भी हैं यूजर, तो वो कोरोना सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1999 वाला, जिसमें सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा 1 महीने तक। ठीक है, अब चलिए, अब मैंने क्या क्या डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 41, 42, 43 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है। पहली चीज तो मोटर में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बाकी सब ऑपरेशन वगैरह, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। अब ये देखिए, जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू BIL। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और ये हमारा क्या है? करंट, और ये हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये अगर मैं बोलूं कि ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा 5, ये प्रोपोर्शनल हमारा आर्मेचर करंट, और लेंथ हमारा कांस्टेंट, और फोर्स अगर मैं टॉर्क में लिखूं तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूं डीसी मशीन वाले इंट्रोडक्शन में कि डीसी जनरेटर में हमारे लिए टर्मिनल वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और डीसी मोटर में 2 पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज टॉर्क एंड सेकेंड वन इज स्पीड। टॉर्क और स्पीड, यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं पूरे डीसी मशीन की, जिसमें जनरेटर मोटर दोनों आते हैं, तो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं वो डीसी मोटर से ही फ्रेम होते हैं, जो कि टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन होंगे या स्पीड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सबसे ज्यादा फ्रेम यहीं से होते हैं। आपको मैं तरीके बताऊंगा कहां गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, कहां पे नहीं रहते, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये कंफ्यूजन दे दिया मैंने। दूसरा, लेक्चर नंबर 42 में मैंने क्या बताया? क्लासिफिकेशन बताया कि कौन क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर देखे, वैसे ही मोटर था। जनरेटर में हम लोग लोड लगा के हम लोग आउटपुट इलेक्ट्रिकल ले रहे थे, और मोटर में क्या करेंगे? इनपुट सप्लाई देंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और जो 43 है, 43 में हम लोगों ने बैक ईएमएफ के बारे में डिस्कशन किया। बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। अगर आपको समय मिले तो प्लीज लेक्चर नंबर 43 को जरूर देखिएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है, देखिए डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ है वो ब्रेन का काम करता है, पूरी मशीन का ब्रेन होता है। अगर डीसी मशीन का क्वेश्चन, डीसी खासकर डीसी मोटर का अगर क्वेश्चन आया है, पूछा है आपसे, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, तो आप जल्दी से बैक ईएमएफ निकाल लीजिए। अगर आपने बैक ईएमएफ निकाल लिया तो बाकी चीजें आपको चमकने लगेगी, दिखने लगेगी। ठीक है, तो आपको डीसी मशीन में करना कुछ भी नहीं है। डीसी मोटर का अगर क्वेश्चन आए तो जल्दी से बैक ईएमएफ निकाल लीजिए, क्योंकि बैक ईएमएफ क्या करता है? ब्रेन का काम करता है। बैक ईएमएफ निकाल लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, बैक ईएमएफ के बारे में ये समझ लीजिए कि बैक ईएमएफ क्या है। EB, जो EG था यहाँ पे EB हो गया। सेम फॉर्मूला P5NZ/60 है, डिजाइन वाला फॉर्मूला। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बैक ईएमएफ को? बैक ईएमएफ को K∅ω_m बोल सकते हैं। ω_m क्या है? 2πn/60। ठीक है, तो यहां पर बैक ईएमएफ देखिए, यहाँ पे P कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, P कांस्टेंट 60, A कांस्टेंट, Z कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू N∅, प्रोपोर्शनल टू N∅। तो ये वही चीज है जहां पे वहां पे जनरेटर ईएमएफ था, यहाँ पे क्या है? वही बैक ईएमएफ है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बारी आती है। तो क्लासिफिकेशन में नंबर 1 आपका आता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो नंबर 1 अगर देखें हम लोग, तो सेपरेटली एक्साइटेड में अलग से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, एक मोटर ये, दूसरी मोटर। अब देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा? यहाँ पे 2 सप्लाई की जरूरत पड़ेगी हमें, 2 सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। एक तो फील्ड के लिए सप्लाई देना है हमें, प्लस एक मोटर के लिए भी सप्लाई देना है, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और अब ये देखिएगा, यहां से करंट अब क्या करेगा? एंटर करेगा। जनरेटर में यहां से ऐसे जाता था लोड तरफ, है ना, सोर्स से लोड तरफ। अब यहाँ पे क्या है? सप्लाई। अब सप्लाई है, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई, ये करंट आया यहाँ पे बैक ईएमएफ। ठीक है, और ये रजिस्टर में बना देता हूं, आर्मेचर रजिस्टर। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं? केवीएल घूम जाइए तो क्या हो जाएगा? V-IRA माइनस EB, और अगर ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप गिवन हो तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वल टू EB प्लस IA RA। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को भी मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, याद रखना। याद कुछ भी नहीं रखना, जब भी क्वेश्चन आए आप डायग्राम बनाइए, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखें अगर हम लोग, तो ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड, देन सेल्फ एक्साइटेड में अगेन तीन चीजें होती है। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड में अगेन तीन, शंट, सीरीज और कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंडिंग में भी क्या होता है, कंपाउंडिंग में भी यहां पे दो चीजें होगी, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो यहां पर आप क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल में मत जाके आप डायरेक्टली ये समझिए कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि कंपाउंडिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहां फ्रेम होते हैं, शंट और सीरीज से ही। ठीक है, बट कंपाउंडिंग में लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का कम से कम इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। यही दो चीजें आपको ध्यान में रखना और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब देखिए शंट की अगर बात करें तो शंट में इस तरीके से ये शंट ये हमारा आर्मेचर और ये हमारी सप्लाई वोल्टेज V, लाइन करंट IL। ठीक है, यहाँ पे ISH करंट, यहाँ पे आर्मेचर करंट और यहाँ पे RA, ये हमारा बैक EMF और ये हमारा RSH फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे KVL लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, V माइनस IARA माइनस BCD हटा रहा हूँ अभी मैं, EB इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो IL करंट है वो कितना हो जाएगा, IA प्लस ISH, और यहाँ पे ISH भी लिखना हो तो कितना, V डिवाइडेड बाय RSH। ठीक है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हमारा सीरीज अगर देखें तो सीरीज में कितना हो जाएगा, ये रजिस्टर, ये सीरीज हमारा बैक EMF। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, ये RSC, ये RA और यहाँ पे करंट गया IA। ठीक है, तो ये V माइनस IA RA प्लस RSC माइनस EB इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, सिंपल डायग्राम। तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है, दो चीजें क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन डीसी मोटर का आएगा तो पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है, जो भी गिवन फिगर में, जो भी आपके गिवन क्वेश्चन में सब कुछ बना लीजिए, वहां पे लिख दीजिए। और पहला काम ये करना है कि बैक ईएमएफ निकाल लेना, क्योंकि बैक ईएमएफ निकाल लिया तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, EB इज प्रोपोर्शनल टू N5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो स्पीड रहेगी, स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं EB बाय 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 3 लेक्चर में मैंने पूरा इस तरीके से पूरा डिस्कशन किया, जिसका मैंने समरी आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 44 में मैंने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, डेफिनेशंस वगैरह वही है, सारी चीजें सब कुछ पता है। 2 इफेक्ट होते हैं हमारे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जनरेटर में डिस्कस भी किया है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स, इसका मतलब कि कम्यूटेशन प्रॉब्लम होगी इसमें, कम्यूटेशन प्रॉब्लम। और कम्यूटेशन प्रॉब्लम को कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, बाय इंटरपोल। ठीक है, और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होगा उसकी वजह से हमारा क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। अब देखिए फ्लक्स कम होगा तो क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो डीसी मोटर उसमें 2 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से पैरामीटर हमारे, एक तो हमारा स्पीड हो गया, दूसरा हमारा टॉर्क हो गया, स्पीड और टॉर्क। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स के रिडक्शन से स्पीड पे क्या अंतर पड़ेगा, N इज प्रोपोर्शनल टू EB डिवाइडेड बाय 5 और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू करेंट। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखना कि अगर फ्लक्स कम होता है तो आपका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो आपका टॉर्क भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब डिक्रीमेंट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से स्पीड इंक्रीज होगी और टॉर्क क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकली, क्योंकि MSQ टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज फ्रेम की जा सकती है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 44 में बस यही डिस्कशन किया था और यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी था। बाकी आर्मेचर रिएक्शन जो जनरेटर में पढ़ाया है सेम एज इट इज मोटर में भी होता है। अब जो डीसी मोटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं वो वाली चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको, टॉर्क के बारे में। तो लेक्चर नंबर 45 से लगा के 48 तक मैंने पूरा का पूरा टॉर्क के बारे में डेप्थ चीज बताई है, ठीक है। टॉर्क के बारे में बताया है। अब समझते हैं, बाकी टॉर्क वगैरह का बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा टॉर्क की कौन सी एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। कौन सी एक्सप्रेशन ध्यान में रखना? टॉर्क इक्वल टू के फाई आइए, ये ध्यान रखना है। साथ में ये हमारा क्या रहेगा, टीए से आप डिनोट कर सकते हैं। बट जैसे मोटर में कई बार एफिशिएंसी वगैरह क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप समझिएगा यहाँ पे कि ये हमारा डेवलप टॉर्क की बात हो रही है। ये हमारा क्या है, डेवलप टॉर्क है, और ये हमारा शाफ्ट टॉर्क है। ये है हमारा शाफ्ट टॉर्क, और यहाँ पे रोटेशनल में क्या होगा, कुछ लॉसेस चले जाएंगे टॉर्क में, और यहाँ पे जो डेवलप्ड होगा, ये हमारा टी। डेवलप्ड टॉर्क या डेवलप्ड पावर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सिमिलरली अगर डेवलप्ड पावर पीए है तो यहाँ पर लॉस होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, और यहाँ पर आउटपुट मिलेगा हमें शाफ्ट आउटपुट, ठीक है। इतनी चीज तो आप समझते ही हैं। अब समझिएगा यहाँ पे कि टीए है, अगर मुझे पीए लिखना हो तो पीए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, टीए टॉर्क इनटू ओमेगा एम, टॉर्क इनटू ओमेगा एम लिख सकते हैं। और ओमेगा एम को क्या लिख सकते हैं, पीए इक्वल टू टीए 2 पाई एन बाय 60। एन क्या है हमारा, स्पीड है आरपीएम में। तो ये वाला फॉर्मूला भी कई बार आपको पावर निकालने के लिए काम आ सकता है, ठीक है, काम आ सकता है। अब समझिएगा यहाँ पर जो टीए है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो टी ए इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, क्योंकि के तो क्या है आपका कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज ध्यान से पढ़िए, देखिएगा जो हमारा ईबी इक्वल टू के फाई ओमेगा एम होता है ना, के फाई ओमेगा एम, तो इसमें जो के होता है के, और इसमें जो के है वो एक जैसे ही है। इसमें जो फ्लक्स होता है और इसमें जो फ्लक्स होता है वो भी सेम ही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मोटर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो ऑपरेटिंग फ्लक्स ये है और ये भी वही फ्लक्स रहेगा। तो ये वाला रिलेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दैट इज द गोल्डन इक्वेशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ डीसी मोटर। किसी भी डीसी मोटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये दो इक्वेशन मोर देन सफिशिएंट। इन्हीं दो इक्वेशन से पूरा का पूरा डीसी मशीन सॉल्व हो जाएगा। इन इक्वेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। ओमेगा एम को क्या लिखते हैं, 2 पाई n बाई 60 लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आया? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कैटेगरी अलग अलग कर देते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी क्या कर देते हैं कि मान लीजिए मुझे शंट मोटर के लिए बात करना है, शंट मोटर के लिए, ठीक है, शंट मोटर के लिए बात करना है। तो शंट मोटर में क्या लिखूंगा मैं, शंट मोटर में जो टॉर्क होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या टीए इज प्रोपोर्शनल टू आईए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो TA2 डिवाइडेड बाई TA1 इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाई IA1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस वाले रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, ये तो के तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो EB इज प्रोपोर्शनल टू N, EB इज प्रोपोर्शनल टू N। तो EB2 डिवाइडेड बाई EB1 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। तो यहां पर बैक EMF का भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने। मेन दिक्कत कहां आती है कि डीसी मोटर का अगर सीरीज का क्वेश्चन है ना, तो एक बार अलर्ट जरूर हो जाना है ना, दिमाग को थोड़ा सा खुले। देखिए अपन जब किसी कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं और अचानक से कोई ऐसी चीज आए जिस पर अलर्ट होना है तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं ना। तो एग्जाम देते जैसे ही दिखे डीसी सीरीज मोटर का, थोड़ा सा चेयर को पीछे करना और थोड़ा रिलैक्स होकर सोचना है ना, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का प्रॉब्लम आता ही आता है और इसमें 90% बच्चे गलत करके आते हैं। बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो डीसी का क्वेश्चन आपका टाइम भी लेके जाएगा, आपका टाइम भी 10-15 मिनट लेके चले जाएगा और आपको निगेटिव नंबर भी देके चले जाएगा अगर वो निगेटिव नंबर का क्वेश्चन है तो, अगर उसमें निगेटिव मार्किंग है तो डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
बहुत कुछ ऐसा नहीं, आउट ऑफ बॉक्स चीजें नहीं है, बट ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है वो आपको बताता हूं मैं अभी, है ना, 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं। सीरीज मोटर, ठीक है, सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर में समझिएगा जो फ्लक्स है फाई एस सी, सीरीज फ्लक्स हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग टॉर्क का रिलेशन देखते हैं, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई एस सी इंटू आई ए, सीरीज फ्लक्स हो जाएगा। शंट के केस में वो शंट फ्लक्स था, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो फाई एस सी है ये प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है वैसे वैसे आपका फाई एस सी भी बढ़ेगा। बट कब तक बढ़ेगा, अप टू सैचुरेशन। ये रिलेशन कब तक रहेगा, अप टू सैचुरेशन, अप टू सैचुरेशन, क्योंकि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो भी तो कभी कभी सैचुरेट होगी, कभी ना कभी सैचुरेशन रहेगा। तो अप टू सैचुरेशन, जब तक सैचुरेशन नहीं लिखा रहे तब तक आपको क्या मानना है कि फाई एस सी इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। और जैसे ही सैचुरेशन आ गया, जैसे ही आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन या सैचुरेशन के बाद सैचुरेशन आ गया, तो अब तो करंट कितना भी बढ़ा लो, क्या फ्लक्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आफ्टर सैचुरेशन या फिर आफ्टर सैचुरेशन आपका करंट कितना भी बढ़ा लो, फ्लक्स आपका बढ़ेगा नहीं। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, फाई एस सी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये 2 चीजें आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें ध्यान से पढ़ना है। ज्यादातर 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अप टू सैचुरेशन वाले ही आने हैं, जिसमें क्या होगा कि फाई एस सी के साथ आर्मेचर करंट बढ़ेगा। या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं नेग्लेक्ट सैचुरेशन, तब भी आपको यही वाला केस लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे रिलेशन वेरी करते हैं दोनों के। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क TA इज प्रोपोर्शनल टू फाई एस सी इंटू आई ए, ठीक है। तो फाई एस सी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट क्या हो गया, करंट स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर। तो ये आई ए टू डिवाइडेड बाय आई ए वन, आई ए टू डिवाइडेड बाय आई ए वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कहां तक की है बात, अप टू सैचुरेशन। कहां तक की है ये बात, अप टू सैचुरेशन, अप टू सैचुरेशन, ठीक है। और आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन आपका TA इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, क्योंकि फ्लक्स आपका क्या हो गया सैचुरेशन के बाद, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा TA2 डिवाइडेड बाय TA1 इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाय IA1। बट इसकी पॉसिबिलिटी कम ही लगती है, बट हो सकता है, देखिए पूछ ले, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे सीरीज मोटर देखा तो डायरेक्टली स्क्वायर वाला रिलेशन लगा देते हैं। बट आप ध्यान से पढ़िएगा उसमें सैचुरेशन का क्या स्टेटस है। वो नेग्लेक्ट सैचुरेशन करने का बोल रहा है तब तो सही हो जाएगा, बट वो बोलेगा सैचुरेशन अराइज और देन आफ्टर सैचुरेशन आप बताइए, तब आपको क्या करना है, ये वाला रिलेशन लगाना है। यहां पे गड़बड़ होती है। दूसरी गड़बड़ कहां होती है वो भी बता देता हूं आपको, या आफ्टर सैचुरेशन वाला था मैंने लिख ही दिया है। दूसरी गड़बड़ होती है EB इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, फाई एस सी इंटू स्पीड। अब फाई एस सी किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, EB इज प्रोपोर्शनल टू IA इंटू एन। तो यहां पे EB2 डिवाइडेड बाय EB1 इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाय IA1 N2 डिवाइडेड बाय N1। तो डीसी सीरीज मोटर में अगर बैक ईएमएफ या स्पीड में रिलेशन में से कुछ निकालना हो तो आप ये फ्लक्स को कांस्टेंट मत मानिएगा, यहाँ पे आपको करंट पुट करना है और इस तरीके से रिलेशन लिखना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो इसका भी आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा की कोई भी जरूरत नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कौन कौन से करना है, ठीक है। मेरे पास नोट डाउन है। तो लेक्चर 47 देखिए, आप क्या करिए, जाइएगा लेक्चर नंबर 46, लेक्चर नंबर 47, लेक्चर नंबर 48। प्लीज जल्दी से तीनों लेक्चर, तीन ही लेक्चर है ना, हाँ तीन ही लेक्चर, 46, 47, 48, इन तीनों लेक्चर के सारे क्वेश्चन गो थ्रू हो जाइएगा। बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है। 35 अब 25 से 35 मिनट्स के बीच के ही लेक्चर, आधे आधे घंटे के लेक्चर है। तीनों लेक्चर्स में जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में जितने क्वेश्चन कराएं उतने क्वेश्चन आप प्लीज कर लीजिए, आपका पूरा डीसी मोटर के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी मैंने बता दी है, इसको शॉर्ट नोट में बना लीजिए, ठीक है। जो स्टूडेंट पूरा का पूरा डीसी मशीन नहीं भी पढ़ा है, जिसे पता ही नहीं है कि आर्मेचर रिएक्शन का
डिटेल वर्जन क्या होता तो भी वो गेट में 2 नंबर या 4 नंबर स्कोर आराम से कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए डीसी मोटर की वो सारी की सारी इस बोर्ड पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं है, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में 3 लेक्चर के क्वेश्चन कर लीजिए, इनफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो पेड यूजर है वो उनको तो करना ही करना है, जो लोग नहीं भी यूजर है तो प्लीज मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और 3 लेक्चर, ये थ्योरी में थ्योरी बता रहा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस लेक्चर को मैं हाईलाइट करूं उस लेक्चर को प्लीज एक बार रेफर जरूर कर लीजिएगा, बाकी और ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। 245 लेक्चर मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन में कवर किया, उसका समराइज में बहुत ही कम लेक्चर में कर दे रहा हूं, जिससे कि आप प्रॉपर रिवीजन हो सके। जो पेड यूजर है खासकर उनके लिए ये सर्विस है, ताकि वो एग्जामिनेशन में जाए तो इतना जो आपने पढ़ रखा है और उसमें से आपको याद क्या रख के जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर लेके आना है और नंबर का ही वैल्यू है, वो नंबर चाहे कैसे भी आए। तो आपने जब इतना सारा पढ़ा है, इतनी मेहनत करी है, तो थोड़ी मेहनत और ही सही, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर लीजिए। मैं आपका साथ दे ही रहा हूं पूरी थ्योरी समराइज करने में, और जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो प्रॉपरली आप फॉलो करते जाइए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा लेक्चर नंबर 49, 50, 51 में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी गेट एग्जामिनेशन में नहीं आता है। वैसे तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल कोर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, बहुत अलग अलग सभी टाइप की मोटर्स के लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनवाई है, बट आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। एक तो शंट वाले केस में आपको शंट मोटर के लिए देख लीजिए और सीरीज मोटर के लिए देख लीजिए जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शंट में मैं प्लॉट कर रहा हूँ, 2 प्लॉट कर रहा हूँ, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, और दूसरा प्लॉट करूंगा मैं स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में। ये 2 प्लॉट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए टॉर्क क्या है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है इसमें, शंट मोटर में क्या होता है फ्लक्स कांस्टेंट, तो ये आपका लीनियर आएगा, ये आपका क्या रहेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, और ये जो है स्पीड जो होती है शंट मोटर की, स्पीड नो लोड से फुल लोड, नो लोड पे जो स्पीड है और फुल लोड पे जो स्पीड है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये अब हमारी नो लोड स्पीड है, तो ये शंट का इस तरीके से ये आपका बहुत कम वेरिएशन रहेगा, बहुत कम वेरिएशन रहेगा शंट मोटर का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बनेगा। सिमिलरली अगर मैं सीरीज की बात करूं, अगर मैं सीरीज मोटर की बात करूं, सीरीज मोटर की, ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक सीरीज में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉर्क और आर्मेचर करंट, स्पीड और आर्मेचर करंट। ठीक है, अब समझिएगा टॉर्क जो होता है यहां पर कांस्टेंट नहीं होता है, लीनियरली वेरी करता है, मतलब कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, पैराबोलिक शेप का रहेगा, तो ये इस तरीके से वेरी करेगा, आपका इस तरीके से वेरी करेगा। दूसरा है स्पीड नो लोड। देखिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हम लोग नो लोड पे नेवर स्टार्ट डीसी मोटर एट नो लोड। अगर नो लोड पे स्टार्ट कर दिया तो डेंजरसली हाई स्पीड होगा और मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 30-40% लोड लगा के ही हम लोग डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्पीड है ये क्या होती जाएगी आपकी, ठीक जब नो लोड है, ये हमारा क्या है नो लोड पोजीशन है, तो आइडियली स्पीड क्या हो गई इनफाइनाइट, है ना, वो वेरी लार्ज मतलब इनफाइनाइट मान सकते हैं अभी हम लोग। तो ये और फिर धीरे 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 क्या होती जाएगी स्पीड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी कम होती जाएगी। तो ये 2 कर्व इसमें, ये 2 कर्व इसमें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव सेपरेटली ये सब इनकी इस सच बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट सेगमेंट है आपका लेक्चर नंबर 52 से लगा के 55 में मैंने पढ़ाया है स्पीड कंट्रोल के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया है, स्पीड कंट्रोल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीसी मशीन। पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो डीसी मशीन है उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्पीड कंट्रोल, जहां से आपके गेट के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। अब देखिए स्पीड कंट्रोल 2 तरीके से हुआ है, बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, जस्ट पुटिंग दी रियोस्टेट, एक बार रियोस्टेट आप फील्ड में पुट कर दीजिए, एक बार रियोस्टेट आर्मेचर के अंदर पुट कर दीजिए, और आर्मेचर जस्ट वेयरिंग दी रियोस्टेट आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड कंट्रोल 2 तरीके के होते हैं, इसमें 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक तो आर्मेचर रजिस्टर,
आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा है फील्ड कंट्रोल। दूसरा क्या है? फील्ड कंट्रोल मतलब फील्ड के अंदर हम लोग फील्ड के अंदर रियोस्टेट पुट कर देंगे, ठीक है, और यहां पर आर्मेचर के सीरीज में हम लोग आर्मेचर के क्रॉस हम लोग क्या कर सकते हैं? आर्मेचर रेजिस्टेंस या फिर आर्मेचर रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो रियोस्टेट एक बार फील्ड वाइंडिंग में और एक बार आर्मेचर वाइंडिंग में कर सकते हैं। अब दोनों के बेनिफिट क्या क्या है देखिए, आपको एक मैं ग्राफ बनाता हूं जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ, इस पे 2 ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा स्पीड। तो इस स्पीड में क्या होगा? ये 0 स्पीड है आपकी, ये 0 स्पीड है, और यहां पे जाके ये रेटेड स्पीड है, एन रेटेड, या फिर इसको हम लोग बेस स्पीड भी बोल सकते हैं, बेस स्पीड, ठीक है, बेस स्पीड। अब देखिएगा, ये जो आर्मेचर कंट्रोल है, जो रियोस्टेट हम लोग आर्मेचर में लगाएंगे, उससे जो स्पीड कंट्रोल होगी वो स्पीड कंट्रोल कौन सी कहलाएगी? आपकी 0 से लगा के रेटेड तक, मतलब कि बिलो रेटेड। ये जो बिलो रेटेड, इस रेटेड के नीचे अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। और अगर हमें बेस स्पीड या फिर रेटेड की स्पीड से अबव अगर स्पीड कंट्रोल करना है तब हम लोग क्या यूज करेंगे? फील्ड कंट्रोल। ठीक है, फील्ड कंट्रोल। अब समझिएगा, एक चीज काफी पूछी जाती है, एक मैं रेड कलर से बना रहा हूं, तो पावर का क्या रिलेशन रहेगा? देखिए, यहां तक बिलो स्पीड तक पावर क्या रहेगा? लीनियरली वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा, देन आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा पावर, ठीक है। और टॉर्क की क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? बिलो स्पीड टॉर्क आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, देन फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा वेरी करेगा, ठीक है। ये आपके गेट एग्जामिनेशन में नहीं आता, या आपके ईएससी अदर देन गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आर्मेचर कंट्रोल में क्या कांस्टेंट होता है? टॉर्क कांस्टेंट होता है, पावर, तो आपको टॉर्क बोलना है। फील्ड कंट्रोल में क्या कांस्टेंट होता है? पावर कांस्टेंट होता है, टॉर्क क्या होता है? वेरिंग होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो बाकी चीजें सब सीख जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप जाइएगा, मेरे पास लिखा हुआ लेक्चर नंबर 54 और 55, लेक्चर नंबर 54 और लेक्चर नंबर 55 में मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं स्पीड कंट्रोल पे। तो इन दोनों लेक्चर के क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा तो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे क्या होते हैं स्पीड कंट्रोल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉर्क मोटर में टॉर्क का कॉन्सेप्ट और स्पीड कंट्रोल, यही 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे गेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब लगभग जो गेट एग्जामिनेशन के लेवल का था वो सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ एडिशनल चीजें भी मैंने पढ़ाई है, उनको भी बता देता हूं मैं। सो लेक्चर नंबर 56 में मैंने इफिशियंसी के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। जनरेटर और मोटर दोनों का इफिशियंसी के बारे में यहाँ पे बताया है। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको हमेशा ये याद रखना है, यहाँ पे आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, लॉसेस। अब ये लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, ज्यादातर आपके क्या होंगे लॉसेस, जो है वो शंट में लॉसेस हो सकता है, IS² RS, अगर आपका शंट मोटर है तो। आर्मेचर में लॉसेस हो सकते हैं आपके IA² RA लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस, ठीक है। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हुआ तो क्या हो सकता है आपका सीरीज, मतलब जो आर्मेचर करंट है, सीरीज में तो आर्मेचर करंट ही होता है, और रेजिस्टेंस RAC, ठीक है। और दूसरा कौन से हो सकता है आपके मैकेनिकल लॉसेस, जिसमें आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आते हैं मैकेनिकल लॉसेस में, ठीक है। तो इस तरीके के ये सब लॉसेस होते हैं। इन लॉसेस को जो भी मोटर दे, शंट मोटर दे तो आपको ये दोनों लेना है, ठीक है। आपको अगर दे सीरीज मोटर दे तो ये आपको दोनों लेना है। और डिपेंडिंग ऑन देखिए शाफ्ट का पूछा है कि नहीं पूछा है। और लॉसेस देखिए यहाँ पे ये हमारा डेवलप्ड, देन हमारा ये लॉस, पावर लॉस, और ये हमारा क्या मिलेगा शाफ्ट। आई बात समझ में। और जो भी नेम प्लेट रेटिंग होती है वो हमेशा आउटपुट रेटिंग गिवन होती है, आपको हमेशा शाफ्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें, ठीक है। अगर आपको लॉसेस की इंफॉर्मेशन नहीं दे तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डेवलप भी मान सकते हैं कुछ केसेस में। बाकी सारे वेरिएशन मैंने क्वेश्चन के थ्रू करवाए हैं।
अब इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आता नहीं, क्वेश्चन आता है हर, बट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 2-3 साल में एक आध बार क्वेश्चन, 3-4 साल में एक आध बार क्वेश्चन रिपीट जरूर हुआ है एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताई है, बट वो गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 57 में मैंने आपको स्टार्टर्स के बारे में भी बताया है और साथ में ब्रेकिंग के बारे में भी बताया है। ब्रेकिंग, ठीक है, प्लगिंग, रीजनरेटिव, ये सारी ब्रेकिंग बताई है मैंने, ठीक है। और स्टार्टर्स में भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट के बारे में थोड़ा समरी बताया है, ठीक है। 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 2 पॉइंट मेनली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सीरीज के लिए यूज करते हैं, सीरीज मोटर के लिए यूज करते हैं। और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर हम लोग शंट या फिर कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। इतना इंफॉर्मेशन इनफ है, ठीक है गाइस। बट फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन आपके गेट में कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि डीसी से 2 क्वेश्चन पूछेंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला क्वेश्चन ही आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आपको अवेयर रहना है। देखिए डीसी मशीन क्या है ना, बहुत ही सिंपलेस्ट मशीन है क्वेश्चन के लिहाज से। अगर हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन और इन सबको पढ़े तो बहुत डिटेल वर्जन में होता है, बट गेट एग्जाम के लिहाज से जो आपने देखा होगा लेक्चर में रिवीजन के जो वीडियोस भी बने होंगे वो कम बने होंगे डीसी में। आई थिंक 2 या 3 वीडियो में मैंने पूरा का पूरा एंटायर डीसी मशीन समराइज कर दिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही जो न्यूमेरिकल बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उनको आप ध्यान में रखिए। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ पे रहते हैं। मैंने पूरे थ्रू आउट रिविजन बताया है, फोकस किए ऐसे पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा लाइट डाली है कि जहां पे स्टूडेंट गड़बड़ होने के चांसेस है। तो आपने जो जीसेंट्रिक पे 57-58 लेक्चर में पूरा का पूरा डीसी मशीन आपने बहुत मेहनत से जो पढ़ा है उसको मैंने कंपाइल कर दिया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको मैंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया 2 से 3 लेक्चर में। इनकी समरी देखिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए, जो मैंने लिखा है वो सबका शॉर्ट नोट बना लीजिए, ठीक है। आपको और लगता है आपने जो फुल कोर्स में पढ़ रखा है एक आध पॉइंट और ऐड होना चाहिए तो वो भी आप कर लीजिएगा। और जो लेक्चर मैंने बताया क्वेश्चंस के, उन लेक्चर जो लोग प्रोड्यूसर उन लोगों ने बहुत अच्छे से करे होंगे तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन वाले, प्लीज उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि आपने अगर वो ट्राई नहीं करे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये मेरा जो रिवीजन सीरीज दिमाग में हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हमारी एक और मशीन खत्म होती है, ट्रांसफार्मर फिनिश हो गया, डीसी मशीन फिनिश हो गया। और बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं सर पावर सिस्टम भी मैं जल्दी शुरुआत कर दूंगा, ठीक है। पहले पावर सिस्टम की शुरुआत कर दूंगा, देन इंडक्शन सिंक्रोनस, बहुत ही सिंपल मशीन है वो भी, और बहुत कम लेक्चर में हम लोग कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे पावर सिस्टम और नेक्स्ट मशीन के साथ में भी, ठीक है।